हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of the discussion of pleasure test series, that is PTS1 of class 11th for term second examination. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होके मिलेंगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे. सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे. और सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे. ठीक है, यानी 16 मार्क्स, 12 मार्क्स और 12 मार्क्स ऐड करना 40 मार्क्स हो गए ना. ठीक है बच्चों. अच्छा, लेकिन यहां पर केस स्टडी क्वेश्चन भी होगा जो कि बेसिकली लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 2 सब पार्ट मिलेंगे और दोनों पार्ट्स बेसिकली 2-2 नंबर के होंगे. ठीक है, यहां पर कोई ओवरऑल चॉइस तो नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस में गिवन है. ठीक है बच्चों, ये जो पेपर है इसका पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपकी प्रैक्टिस में हेल्प के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन. लेकिन उससे पहले जरा इस बात का जवाब तो देते चलो. तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और PTS1 ऑफ क्लास 11th का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, आपके सामने PTS1 आ चुका है. अ कंपाइलेशन बाय ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर एंड ऑथर, इंदिरा अवार्ड विनर. ये पेपर बेसिकली आपको 2 आवर्स का मिलने वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं. 120 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 मार्क्स. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है बच्चों? ये जो पॉइंट है, क्या ये 6th ऑक्टेंट यानी ओ एक्स डैश वाई जेड डैश में लाई करता है कि नहीं? तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, जेड कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर तो यस में हुआ. ठीक है बच्चों. ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का इमेज निकालता हूं. तो एक्स वाई प्लेन में अगर इमेज निकालेंगे तो -5, 4, 3 ऐसे हो जाएगा. इसमें इमेज निकालना है यानी वाई जेड प्लेन. तो वाई जेड प्लेन में निकालोगे तो यहां पर बेसिकली एक्स वाले को आप पॉजिटिव कर दो, 5, 4, -3. समझे बच्चों? अच्छा, फिर जेड एक्स प्लेन को पकड़ो. तो जेड एक्स प्लेन में क्या हो जाएगा? यहां पर जेड एक्स प्लेन दैट मीन्स -5, -4, -3. तो यहां पर ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है. तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 7 में से है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन मिला हुआ है. हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स. ये रहे आपके डिजिट्स, इनका यूज करके 3 डिजिट्स के कितने इवन नंबर बन सकते हैं, हमको ये बताना है. तो सबसे पहले तो यहां पर आप बॉक्स बना लो. कितने बॉक्स बनेंगे? तो 3 डिजिट का नंबर है ना, तो यहां पर आपको टोटल 3 बॉक्सेस बनाने हैं. अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपको जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट का तो बनाना है, लेकिन वो इवन नंबर होना चाहिए. तो इवन नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस के जो डिजिट होते हैं ना, उनको क्या होना चाहिए? उनको खुद इवन डिजिट होना चाहिए. सो दैट मीन्स यहां पर अवेलेबल डिजिट्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कौन कौन से इवन डिजिट हैं इनको पकड़ लो. तो 2, 4 एंड 6. कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेस पे फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स में से कोई से भी 3 डिजिट्स हम यहां फिल कर सकते हैं. तो टोटल 3 चॉइसेस होंगी यहां पर. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टोटल अवेलेबल डिजिट्स में से एक चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. समझे? तो दैट मीन्स यहां पर हमें 5 चॉइसेस मिलने वाली हैं टू फिल एट द 10th प्लेस, और फिर 100th प्लेस पे हमें टोटल 4 चॉइसेस मिलने वाली हैं टू फिल. ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों? 4 × 5 × 3, दैट मीन्स 60.
तो इतने 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनने वाले हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको यहीं पर दिख रहा है, चलो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 तो प्रोबेबिलिटी में से है। यहां पर बोला हुआ है कि इवेंट ए और बी इस तरीके से हैं कि पी ऑफ ए की वैल्यू ये रही, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, और यहां पर पी ऑफ बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है इस कंडीशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो काम शुरू करते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या होता है बच्चों? दिस इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझे? अच्छा, इसकी वैल्यू 0.8 क्वेश्चन में दे रखी है, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3। ठीक है, पी ऑफ बी तो आपको निकालना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक कंडीशन और दे रखी है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो यहां पर आपको गिवन है, दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। समझे? अच्छा, यहां पर 0.3 को इधर ले आओ, 0.8 माइनस 0.3 यानी ये बन जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो आरएचएस में पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों? पूरे में से पी ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3। समझे बच्चों? तो यहां पर ये बन जाएगा 0.7। चेक करके देखो, पी ऑफ बी इंटू 0.7, और यहां पर क्या है? तो 0.5। तो यहां से जैसे ही नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, यानी पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 अपॉन 0.7, दैट मीन्स 5/7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बात समझ आई आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है बच्चों? रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। देखो यहां पर इस एंगल को सबसे पहले मैं पूरा ही डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां पर -37 डिग्री तो है ही, ठीक है, और यहां पर ये 30 मिनट है। अब बेसिकली क्या होता है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 30 मिनट करोगे तो 30/60 डिग्री, दैट मीन्स 1/2 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब इन दोनों को जरा ऐड करो, तो यहां पर ये क्या आने वाला है बच्चों? दिस विल बी -75/2, और ये पूरा डिग्री में हो जाएगा। अब यहां से हमें इस एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जो भी एंगल अभी आपने निकाला है ना, इस एंगल को आप क्या करिए? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो आपका आंसर यहीं पर आप छोड़ सकते हो अगर आप सिंप्लीफाई ना करना चाहो तो, है ना, लेकिन सिंप्लीफाई तो करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं, है ना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहां पर ये हो जाएगा -5 पाई। ठीक है, नीचे ये आपका 2 पहले से ही है, और ये हो जाएगा 12। तो फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो -5 पाई/24, ये आपका आंसर आ गया। यानी जो भी गिवन एंगल था ना, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है बच्चों। समझे? अब जरा इसका अल्टरनेटिव देखते हैं। इंटरनल चॉइस बताया था ना मैंने, यहां पर इंटरनल चॉइस मिलेंगी आपको कुछ क्वेश्चंस में। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। ठीक है, देखो इसमें कैसे करोगे आप? कोसिकेंट तो ऐसे ही है, -8 × 180 इतना होता है बच्चों। ये आपका आ जाएगा -1440। ठीक है, तो इसमें अगर मैं +30 डिग्री करूं, तो ये जो आपका एंगल यहां पर दिख रहा है ना, दैट इज -1410 डिग्री, ये वाला एंगल बन जाएगा। कहने का मतलब लो, मैंने यहां पर +30 डिग्री कर दिया, तो फिलहाल यहां पर जो आपका आंसर आता दिखेगा वो होगा कोसिकेंट 30 डिग्री। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, चलो पता करते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है? -8 पाई। -8 पाई का मतलब ये हुआ आपको चलना है क्लॉकवाइज। देखो यहां पर आपका 0 पाई होगा, यहां पर आपका -1 पाई, -2 पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि -8 पाई यहीं पर मिलेगा। आप राउंड राउंड करके देख लेना, पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल यहां पर मिलेंगे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल यहां पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर -8 पाई +30 डिग्री हो रहा है। तो +30 का मतलब ये हुआ कि आप लोग पीछे रह जाएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रह जाएंगे। समझे? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है।
तो बस ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू तो 2 होती है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप प्लॉट कर लो। तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। यहां पर ओरिजिन को आप प्लॉट कर दो, ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले ये जो भी इन इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन लिखकर अगर आपका मन करे तो टेबल बना लो, जैसा आप क्लास 10th में भी करते थे, या फिर मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर x और यहां पर y। x की जगह 0 पुट करोगे तो यहां से x की जगह 0 पुट करने पर यहां से आपको y की वैल्यू 2 मिलेगी, और अगर y 0 पुट करोगे तो यहां पर x की वैल्यू 3 मिलेगी। कहने का मतलब यहां 1, यहां 2, यहां 3 ऐसे प्लॉट कर दो। यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। तो x 0 तो y 2 होने वाला है, यानी ये वाला पॉइंट, और फिर x3 तो y 0 होने वाला है, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लेकिन मुझे यहां पर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हम लेंगे टेस्टिंग पॉइंट। तो टेस्टिंग पॉइंट से हमको ये पता चलेगा कि शेडिंग किस तरफ होगी, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। तो टेस्टिंग पॉइंट आप ओरिजिन ले सकते हो 0,0, कोई और पॉइंट भी ले सकते हो। 0,0 को यहां पर हम डालेंगे 2x + 3y <= 6 में, और कंडीशन ट्रू आएगी या फॉल्स ये पता करेंगे। तो इसको हम x और y की जगह यहां पर पुट करने वाले हैं। तो 2 × 0 + 3 × 0 <= 6, ये बनेगा 0 <= 6, विच इज अ कंडीशन विच वी कैन कॉल एज ट्रू कंडीशन। अब ये ट्रू आया तो ये पॉइंट कहां पर है आपके एक्स वाई प्लेन में पता करो। तो ये पॉइंट ओरिजिन पे ये रहा, और कंडीशन ट्रू देकर गया है आपके गिवन इन इक्वेशन के लिए। तो यहां पर शेडिंग इस पॉइंट की तरफ हम करने वाले हैं, समझे बच्चों। यानी इसकी शेडिंग देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका फाइनली इस इक्वेशन का, इनफैक्ट इस इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन आ चुका है, समझे बच्चों। तो ये लाइन तो आपने बनाया था 2x + 3y = 6 का, लेकिन शेडिंग करते ही ये इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लगा। जो ग्राफिकल रीजन आपको दिख रहा है, मतलब जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, यानी डेरिवेटिव का क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इस वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। अगर आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्वोशिएंट रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल आपको ध्यान है या नहीं बच्चों? क्वोशिएंट रूल में क्या होगा ना, अगर आप u/v का डेरिवेटिव करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये सेम देखो इसका डेरिवेटिव होता है -u, और फिर v का डेरिवेटिव होता है। याद रखना इस चीज को। तो फिलहाल इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, या तो fx मान लो या फिर y मान लो, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट y = ये पूरा। अब यहां पर हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया हम यहां पर यूज करेंगे क्या जी, हम यहां पर यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये बनेगा d/dx ऑफ y LHS में, और RHS में देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, समझे बच्चों। अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर क्वोशिएंट रूल साइड में मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और फिर ये चीज एज इट इज, ठीक है ना। और फिर न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है यानी x, उसका डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज, और फिर यहां पर डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, किसका, तो डिनोमिनेटर वाले का, यानी 3x + 2 वाले का। तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, दिस विल बी 3x + 2, ठीक है ना। d/dx ऑफ x क्या बनेगा बच्चों, तो वो तो 1 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा -x, और यहां से क्या आएगा 3x, 3x का तो 3, x का 1 × 1 करने की जरूरत है तो कर दो, और +2 यानी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। वैसे यहां पर ये 0 को स्किप मार सकते थे, आप डायरेक्टली कर सकते थे अगर आपका मन करे तो। ये बन जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा 3x + 2, ठीक है ना, × 1, छोड़ दो उसको।
यहाँ पर ये क्या बनेगा बच्चों, ये -x दिख रहा है और ब्रैकेट में से सिर्फ 3 मिलेगा, यानी फाइनली ये हो जाएगा -3x। और नीचे जो भी चीज आपके लिए पहले से प्रेजेंट थी वो लिख लो। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, तो फाइनली आपको मिलेगा 2/3x + 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। यानी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, अब सेक्शन बी की तरफ हम आ चुके हैं। यानी यहां पर जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो बेसिकली 3 मार्क्स के होने वाले हैं। चलो काम शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखो सबसे पहली बात ये सुनना कि कोड का मतलब क्या होता है। आपके सर्कल पे कोई से भी 2 पॉइंट अगर आप लेकर उनको ज्वाइन कर देते हो तो यहां पर ये क्या बन गया, तो ये बन गया कोड। कहने का मतलब ये हुआ एक कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने होंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपके सर्कल के ऊपर बता रहा है वो कितने हैं, वो तो 21 है। और जैसा कि मैंने बताया कोड बनाने के लिए आपको कोई से भी 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ कोड्स क्या आ जाएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ कोड्स के लिए हम लिखेंगे 21C2। और जो बात मैंने बोलकर आपको एक्सप्लेन किया ना कि टू मेक अ कोड वी नीड टू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम, समझे, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिलहाल मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया 21C2, इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा 21 × 20/2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 कर दो, यहां से ये बन जाएगा आपका 21 × 10, चेक करो, समझे। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 210। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अल्टरनेटिव भी दिया गया है, तो इसका भी सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। यहां पर टोटल गिवन लेटर्स कितने हैं जरा हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, तो दैट इज 13। अच्छा, यहां पर एस कितने हैं, 1 2 3 4, इन सभी एस को मुझे एक साथ रखना है, ये मैंने रख दिया। ठीक है बच्चों, इन सभी एस को मैंने एक साथ रख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास और कितने लेटर्स यहां बचे होंगे, तो 9 मोर लेटर्स विल बी लेफ्ट। ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जिन चीजों को साथ में रखना होता है उसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये 1 यूनिट और यहां पर ये 9 यूनिट्स, तो मेरे पास हो गए टोटल 10 नंबर ऑफ लेटर्स। तो मैं क्या करूंगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहां पर रिपीटिशन की बात आएगी, तो यहां पर ए कितनी बार है चेक करो, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ एज, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए 3। अच्छा, फिर एस का तो हमने देख लिया, और आई कितनी बार है, यानी नंबर ऑफ आई, जैसा कि आप देख पा रहे हो आई यहां पर 2 टाइम्स है। फिर नंबर ऑफ एन, एन भी चेक करो, ये भी आपका 2 टाइम्स ही है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे। ठीक है ना, टी एक बार है, ओ भी एक बार है, तो ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, इनके फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे यहां पर डिवीजन कर देंगे। अब इसके बाद बारी आएगी उन सभी लेटर्स की जिनको एक साथ रखना था, तो यहां पर टोटल 4 लेटर्स हैं, यानी 4 फैक्टोरियल से इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर भी तो रिपीटिशन है, तो ये रहा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ वेज। अब इसको कैलकुलेट कर लो और फाइनल आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। जैसा कि आप यहां पर नीचे देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, cos x की वैल्यू आपके पास है, x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, आपको वैल्यू निकालनी है sin x/2 की, cos x/2 की और tan x/2 की भी। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो हमें यूज करने हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यानी 2 cos स्क्वायर a दैट विल बी 1 + cos 2a, समझे। और यहां पर a की जगह पुट कर दो x/2, तो बस आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2
इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। देखो ऐसा मिलेगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलेगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स, अब कॉस एक्स की वैल्यू है -1/3, यहां पर एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2/3। तो यहां से फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। यहां पर ये 2 और यहां पर ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही आप स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो cos x बाई 2 आपके लिए देकर जाएगा यहां पर +-1/√3। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, चलिए पता करते हैं। x यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यह हुआ कि पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पूरे में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार चेक करके देखो, देखो इस तरीके से आ जाएगा। सो दैट मीन्स x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बच्चों, x बाई 2 इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका क्लियर मीनिंग ये हुआ कि cos x बाई 2 की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये तो आपका एक आंसर हुआ। ठीक है, अब मुझे निकालना है sin x बाई 2। तो sin x बाई 2 के लिए यहां पर फॉर्मूला कौन सा चलेगा बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। ठीक है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो cos x की वैल्यू ये रही, जरा एलसीएम ले लो, तो यहां पर ये बनने वाला है 4/3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ये बनेगा 2/3। ठीक है बच्चों, अब अगेन यहां से स्क्वायरिंग को हटाओगे तो sin x बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस तो आएगी, लेकिन यहां पर √2/√3, और ये मैं पॉजिटिव ही लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका सेकंड आंसर हो गया है ना। यहां पर sin x बाई 2 मिल गया, cos x बाई 2 मिल गया, अब रह गया tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 हम कैसे निकालेंगे, tan x बाई 2 के लिए आप क्या करो, sin x बाई 2 की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है ना, तो sin x बाई 2 की वैल्यू को आप डिवाइड कर दो cos x बाई 2 की वैल्यू से। तो यहां पर ये बनेगा √2/√3, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे -1/√3 से। तो फाइनली आपका आंसर देखो इस तरीके से आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 9, ये रहा क्वेश्चन 9, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। यहां पर हमें प्रूव करना है ये पूरा इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो चलो जी यहां पर LHS लिख लो। तो यहां पर ये क्या है बच्चों, दिस इज sin 20 डिग्री, यहां पर है आपका sin 40 डिग्री, और ये है आपका sin 80 डिग्री। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो साथ रखूंगा और ये sin 80 वाले को मैंने बाहर ही रहने दिया। ठीक है बच्चों, ये 1/2 चलने दो। यहां पर बेसिकली फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, एक बार स्क्रीन पे देखो ध्यान से, समझे। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू डू cos a माइनस बी, यानी 40 माइनस 20, तो क्या बन जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, माइनस cos 40 प्लस 20 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 60। इस तरीके से बात समझ आई सभी को। ठीक है बच्चों, और ये बाहर क्या है, पहले से ही बाहर आपका sin 80 आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर sin 80 को हम अंदर भेजेंगे, ये रहा 1/2, यहां पर ये cos 20 है ही, यहां पर ये आ जाएगा sin 80, और यहां पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये इनटू में sin 80 तो आ ही रहा है। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये क्या बनने वाला है, बाहर 1/2 है, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, दिस विल बी 2 sin 80 को मैंने आगे कर दिया, इनटू में cos 20। ठीक है, और ये माइनस sin 80 न्यूमरेटर में जो बचा हुआ है, और पूरे के नीचे आपका 2 आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखो बच्चों, बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर भी एक फॉर्मूला लगेगा, देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला, अगेन स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मीनवाइल यहां पर नीचे 2 और ये बाहर 1/2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1/4। ठीक है ना, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा चलिए लगा लेते हैं। तो ये क्या बनने वाला है, sin a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 80 प्लस 20 दैट इज
100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर साइन ए माइनस बी, दैट मीन्स 80 माइनस 20 यानी ये हो जाएगा 60, ठीक है। और ये माइनस साइन 80 तो पहले से ही है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर साइन 100 डिग्री को अगर हम ऐसे लिखें तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। 180 माइनस 80, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन पाई माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। कहने का मतलब ये है, ये बन जाएगा साइन 80 और ये है माइनस साइन 80। दोनों कैंसल होकर आपके पास क्या छोड़कर जाएंगे, 1/4 बाहर, और यहां पर सिर्फ साइन 60 बचेगा। और साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है बच्चों, √3/2। तो ये फाइनली आ जाएगा √3/8 और यही आपका RHS है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो बस जी, आपका प्रूफ तैयार हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन डन हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर साइन और कॉस में इनको चेंज कर लेंगे। सो √3 इंटू 1/sin लिखोगे, यानी इसको डायरेक्टली देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहां पर ये 1/cos, यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा। चलो जरा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, √3, यहां पर ये cos 20 और ये माइनस साइन 20 हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन 20 इंटू cos 20, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में बेसिकली मैं 2 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। न्यूमरेटर की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। ये क्या बनेगा, √3/2 और यहां पर cos 20 माइनस 1/2 साइन 20, ठीक है। मैंने डिवाइड तो कर दिया, मल्टीप्लाई वाला ये रहा बाहर। डिनोमिनेटर वाले को बिल्कुल सेम रहने दो, उसमें फिलहाल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, तो आपको याद करना चाहिए बेसिकली ये वाला फॉर्म। अगर आपको ध्यान हो, a sin x प्लस b cos x, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को r से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। अब r क्या होता है, r इज बेसिकली, देखो ध्यान से याद करो, देखो r की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, इस r की वैल्यू को निकालकर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है r से। यहां पर अगर तुम r की वैल्यू निकालोगे तो वो 2 आने वाली है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो इसके बाद क्या करना होता है, यहां पर ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पर ब्रैकेट के अंदर ये √3/2 आपको दिख रहा है, अगर इसको मैं लिखूं साइन 60, ठीक है ना, और यहां पर ये cos 20 पहले से ही है, माइनस ये 1/2 आपको दिख रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा cos 60, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती ही है, और ये पहले से आपको sin 20 दिख रहा है। कहने का मतलब यहां पर फॉर्मूला कौन सा बना, क्लिक हो रहा है कि नहीं, स्क्रीन पे देखो कौन सा फॉर्मूला बना, समझे बच्चों, यही वाला फॉर्मूला। सो दैट मीन्स 2 बाहर है और यहां पर फॉर्मूला कौन सा बन गया, तो साइन a माइनस बी, यानी मैंने क्या लिखा, 60 माइनस 20, समझे। अब मीनवाइल एक काम और करो, यहां डिनोमिनेटर में जो चीज आपको दिख रही थी ना, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये रहा डिवाइड, देखो ऐसे, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ये 2 पहले से ही है, ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा साइन 40, समझे बच्चों। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये देखो 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2a का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स 20, यानी साइन 40 हो जाएगा। पूरे के नीचे जो 2 है ना, आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, यानी ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 40, जो कि ऊपर आपको दिख ही रहा है, इनटू में 2/साइन 40, तो यहां पर साइन 40 तो कैंसल, और फाइनली वैल्यू मिली 4। तो ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। बात समझ आई बच्चों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमको ये प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते, यहाँ पर डिस्टेंस ए बी निकालते, डिस्टेंस बी सी निकालते और डिस्टेंस सी ए निकालते।
फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर गिवन 2 डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू तीसरा डिस्टेंस है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंक्लूड कर देते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे बच्चों? लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि हमसे रेशो भी पूछा गया है। समझे? तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले एज्यूम कर लूंगा कि लेट ए डिवाइड्स बी सी इन के रेशो 1। समझे? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड द रेशो इन विच द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो ए हुआ, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ अदर 2 पॉइंट्स, अदर 2 पॉइंट्स यानी पॉइंट बी और पॉइंट सी की बात हो रही है। तो मैंने पॉइंट ए बी सी को इस रेशो में डिवाइड करेगा, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों? अब अगर यहां पर सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से मैं काम करूं तो क्या होने वाला है, पॉइंट ए मैं क्या निकालूंगा और क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन तो देखो ये है, और मैं क्या निकालूंगा यानी सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बच्चों यहां पर, तो यहां पर पॉइंट बी आपको दिख रहा है, पॉइंट सी आपको दिख रहा है और रेशो भी आपको दिख रहा है। तो ये बनने वाला है 6k प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा यहां पर 5k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1। फिर क्या बनने वाला है -13k माइनस 1 इंटू 9 यानी -9 हो जाएगा अपॉन के प्लस 1। ठीक है बच्चों? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो 0 विल बी इक्वल टू 6k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, और हर जगह से हमें चेक करना होता है कि k की वैल्यू क्या आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं k की वैल्यू आएगी -2 अपॉन 6 यानी -1/3। अच्छा, नेक्स्ट वाला यानी y कोऑर्डिनेट, तो -1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 5k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। इसको भी चेक कर लेना, यहां से भी k की वैल्यू आएगी -1/3। अब z कोऑर्डिनेट की बारी है, -7 इज इक्वल टू -13k -9 और ये पूरे के नीचे k प्लस 1। यहां पर भी सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू पता करोगे तो यही आएगी। तो यहां से हम कंक्लूजन ये लेते हैं, k की वैल्यू अगर सेम हो गई तो यहां पर a विल डिवाइड BC इन 1:3। अब ये रेशो यहां पर आपको दिख रहा होगा, k की वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो रेशो है ना वो एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनेगा। सो a डिवाइड्स BC इन 1:3 एक्सटर्नली। बात समझ आ रही है? और अगर यहां से k की वैल्यू सेम आती है तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट a जब BC को डिवाइड कर रहा होगा किसी रेशो में तो पॉइंट a, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों ही पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, तीनों ही पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये बात प्रूव हो जाएगी। समझे? तो ये मैकेनिज्म होता है अगर हमें किन्हीं भी गिवन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हो, k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और अगर रेशो निकालना है तो रेशो की बात तो मैंने बता ही दी। ठीक है ना? अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का ही है, पढ़िए ध्यान से, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिडिक सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे कि x लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू द एग्जिस्टिंग 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सो दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर होने वाला है, रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा 600 प्लस x। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होने वाला है वहां पर एसिड कंटेंट कितना होगा, एसिड कंटेंट कितना होगा, मोर देन 15% बट लेस देन 18%। समझे? यानी 15% ऑफ 600 प्लस x से ज्यादा होगा, 18% ऑफ 600 प्लस x से कम होगा। समझे? तो यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, अब ये लेस देन होना चाहिए 18% ऑफ 600 प्लस x। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से क्या होगा, 15/100 और यहां पर ब्रैकेट में देखो ऐसे लिख लो, यहां पर क्या होगा 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू में x। देखो यहां पर ये डबल जीरो कैंसिल मत करने लगना, थोड़ा सा वेट करो।
अब यहाँ पर होगा 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स। ठीक है, पूरे में आप क्या करिए, पूरे में सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 100 एक पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, समझे? तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर के 100 सारे कैंसिल हो जाएंगे और 3 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहां पर देखो ये 3 5 जा यानी 5 इंटू, देखो इस तरीके से मिलेगा। यहां पर अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू क्या होगा 600, और यहां पर अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू में एक्स यानी 10x हो जाएगा। यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 600 प्लस एक्स, देखो इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम दो कंडीशन ले लेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 इंटू 600 प्लस एक्स लेस देन 4 इंटू 600 प्लस 10x। ठीक है, एक तो ये कंसिडर करो और दूसरा क्या करो, 4 इंटू 600 प्लस 10x लेस देन 6 इंटू 600 प्लस एक्स। अब इनको अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो 5 इंटू 600 कर सकते हो, मैं नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 600 प्लस 5x, ठीक है, लेस देन 4 इंटू 600 प्लस 10x। क्या करिए बच्चों, यहां पर आप लोग 4 इंटू 600 को इधर ले आओ, तो 5 इंटू 600 माइनस 4 इंटू 600, 600 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5 माइनस 4 यानी 1 इंटू 600 यानी ये सिर्फ 600 बचेगा, समझे? लेस देन यहां पर ये 5x इधर आएगा, 10x माइनस 5x यानी 5x बचेगा। कहने का मतलब पूरे में अगर आप 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये किस पे जाएगा आपका, ये जाएगा 120 से बड़ा होगा x। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर क्या होगा, 4 इंटू 600 प्लस ये आपका 10x है, यहां पर 6 इंटू 600 और ये आपका 6x है। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप क्या करिए, तो ये 10x माइनस 6x यानी ये हो जाएगा 4x, और 6 इंटू 600 माइनस 4 इंटू 600 तो क्या बनेगा बच्चों, 600 कॉमन आएगा, तो यहां पर होगा 6 माइनस 4 यानी 2 इंटू 600, देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, पूरे में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो x विल बी लेस देन 300। एक बार चेक करके देखो, सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 120 से लेकर 300 के बीच में होनी चाहिए। तो इसने यही तो पूछा था कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड, तो हमने एज्यूम किया x लीटर, सो दैट मीन्स क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन दैट इज टू बी एडेड, वो कितना होगा बच्चों, इज मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर्स। तो वर्ड प्रॉब्लम है, आपको फाइनल डिक्लेरेशन भी कर देना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे कि मैंने किया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 11 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉनिक सेक्शन में से है। क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसका फोकस ये दे रखा है। फोकस को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, और जैसे इसके साथ कंपेयर करोगे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 5, और यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो एलिप्स है बेसिकली देखो इस टाइप वाला एलिप्स है, यानी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, इस तरीके से आएगा। मतलब इस एलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर होगा, तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना? यहां पर इस एलिप्स का आपको एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है जो कि यहां पर दिख रहा होगा 5x = 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/5। अब इसके बाद अगर आपको ध्यान हो बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला देखो इस तरीके से होता है। तो यहां पर हम सिर्फ a/e यानी x = a/e वाले से कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक ही तो डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव वाला। तो ये बन जाएगा a/e, नाउ दैट इज इक्वल टू 36/5। अब अगर आपको ध्यान हो e क्या होता है, तो c/a। तो यहां पर e की जगह जैसे ही पुट करोगे ना c/a, तो ये बनेगा a²/c, और c की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी बच्चों, यानी 5। तो यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे c की जगह 5,
तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36। मन करे तो ए की वैल्यू निकाल लो, वरना उसकी जरूरत तो है नहीं, तो बस ए स्क्वायर की वैल्यू को रहने दो। अच्छा, यहां पर एलिप्स के लिए एबीसी में क्या रिलेशन होता है, तो ये वाला रिलेशन होता है। यहां पर ए स्क्वायर 36 आपने अभी अभी निकाला, बी स्क्वायर आपको पता नहीं है, और सी स्क्वायर निकालने में टाइम कितना लगेगा अगर सी की वैल्यू 5 पहले ही निकाल चुके हो, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस 25 यानी 11 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में अपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, यानी 11 इज इक्वल टू 1। बस ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ चुका है। ठीक है बच्चों, यानी आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे चलें, आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। यहां पर हमें एक अल्टरनेटिव भी मिला हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर बोला हुआ है इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, यानी ई की वैल्यू दे रखी है जो कि होती है सी अपॉन ए, ये है √2। यहां से सी निकाल लो, ए इंटू √2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, तो यहां प्लस और यहां पर इक्वल, क्योंकि ये हाइपरबोला का केस है। ठीक है ना। आपको इसका जनरल इक्वेशन लिखना है। कैसे काम होगा बच्चों, देखो सी की जगह जैसे ही पुट करोगे ना यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए √2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू में 2। सो दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बार चेक करो, बात समझ आई सभी को, क्लियर है इतना। अब सुनना ध्यान से, आपके पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डाटा गिवन नहीं है जिससे हमको ये पता चले कि हमारा हाइपरबोला इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है। मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन इस वाले फॉर्म से कंपेयर होगा या फिर इस वाले इक्वेशन से कंपेयर होगा। बात समझ आ रही है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग है। तो हम दोनों ही केस लेके चलेंगे। तो यहां पर जैसे ही तुम बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट करोगे और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सेकेंड रुको जरा, वाई को ठीक से लिख लिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझे, ये आपका फर्स्ट केस ऑफ हाइपरबोला हुआ। यहां पर अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1, यानी ये क्या दे देगा आपको, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। समझे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार देखो ध्यान से। समझे, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम एफ एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज साइन 2x। यहां पर x की जगह आप रिप्लेस करोगे x प्लस एच, ये बनेगा साइन 2 टाइम्स x की जगह x प्लस एच हमने डाल दिया। सिंप्लीफाई करो तो साइन 2x प्लस 2h ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी देखो इस तरीके से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसे। ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, ये क्या बनेगा, दिस इज साइन 2x प्लस 2h माइनस एफ एक्स, यानी साइन 2x, और पूरे के नीचे h आ चुका है। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वाला एक प्यारा सा फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो 4x प्लस 2h अपॉन 2, यानी 2x प्लस h हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका साइन h। एक बार चेक कर लो, पूरे के नीचे h है, लेकिन उस h को इसके नीचे लगा दो, क्योंकि यहां पर लग जाएगा लिमिट वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट का देखो ये फॉर्मूला होता है ना, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट का ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, आपको मिलेगा 2 cos 2x प्लस एच, एच की जगह 0 पुट कर दो, लिमिट वैल्यू है ना, और ये तो 1 हो ही गया है साइन h अपॉन एच वाला। यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 2 cos 2x। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा जी आपका केस स्टडी क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं जरा ध्यान से। Two candidates, Anil and Ashima, appeared in a written test for a job position in a company. The probability that Anil will qualify the test is 0.05 and that Ashima will qualify the test is 0.10. The probability that both will qualify the test is 0.02. ठीक है ना। यहां पर मैं क्या काम करता हूं, अनिल के लिए इवेंट ई मान लेते हैं कि इवेंट ई का मतलब ये हुआ अनिल पासिस द टेस्ट या अनिल क्वालिफाइज द टेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर असीमा के लिए इवेंट एफ ले लेते हैं, ये हम एज्यूम कर लेंगे बेसिकली। ठीक है ना, कि असीमा क्वालिफाइज द टेस्ट या असीमा पासिस द टेस्ट। ये तो हमने इवेंट्स यहां पर एज्यूम कर लिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अनिल यहां पर टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.05। ठीक है बच्चों, अशीमा क्वालिफाई करेगी, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.10। ठीक है, और दोनों ही क्वालिफाई करेंगे, देखो दोनों ही क्वालिफाई करेंगे यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.02। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो आपके क्वेश्चन में गिवन डाटा हो गया। ठीक है ना, अब हमसे बोला हुआ है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास टोटल यहां पर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the test। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमें निकालना है P of E डैश इंटरसेक्शन F डैश। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच मीन्स 1 माइनस P of E यूनियन F। लेकिन अब P of E यूनियन F हम कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं जरा इन सभी डाटा के पास। आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों, P of E यूनियन F को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे P of E प्लस P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F। ठीक है ना, यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो ये बनेगा 0.05। ठीक है, प्लस 0.10 माइनस 0.02, इसको सॉल्व करोगे 0.13 आ जाएगा, एक बार चेक करके देखो। ठीक है ना, तो बस यहां पर वैल्यू यूज कर लो, 1 माइनस 0.13 यानी 0.87। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द टेस्ट। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द टेस्ट यानी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस यहां पर ई डैश इंटरसेक्शन एफ, आपको ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ P ऑफ E माइनस एफ, ये कह सकते हो आप इसे अगर आपको ध्यान हो, और इसे क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो P ऑफ F माइनस ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अभी रुको जरा, मैं आपको ना वेन डायग्राम की हेल्प से भी ये सिचुएशन दिखा के समझाता हूं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा देखो इस तरीके से, बात समझ आ रही है। और वेन डायग्राम की सिचुएशन देखो इस तरीके से, ये आपका इवेंट E हुआ और ये आपका इवेंट F हुआ, समझे। तो यहां पर देखो ये ओनली ई का मतलब क्या हुआ, पूरे ई में से ये बीच वाला सब्ट्रैक्ट करो, बीच वाला मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, समझे। अच्छा ये वाला क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली एफ का मतलब क्या हुआ, पूरे एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, मतलब ओनली ई, ये हो गया ओनली ई। ठीक है, कैसे बताया मैंने, ई में से ई इंटरसेक्शन एफ वाले को सब्ट्रैक्ट करना, और इसको क्या बताया मैंने, इसको क्या बताया मैंने, ओनली एफ कैसे, पूरे एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ वाले को सब्ट्रैक्ट करना, समझे बच्चों। ठीक है, चलो यहां वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ E का मतलब क्या है 0.05। ठीक है, प्लस P ऑफ F की वैल्यू लिखो पहले, तो ये बनेगा 0.10 माइनस 2 टाइम्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये तो आपके क्वेश्चन में दे ही रखा है यानी 0.02, इसको सॉल्व करो यानी 0.15 माइनस 0.04, सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.11 आ रहा होगा। तो बस यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा 0.87 और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 1 ऑफ क्लास 11th का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है।
फॉर सेकेंड टर्म ऑफ योर एग्जामिनेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।